We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions are truly a great source of strength. फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर, ये टर्म आपने सुना होगा बट समझा नहीं होगा। आइए समझते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक स्कूल की, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल के अंदर दो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। अब स्कूल ये डिसाइड करती है कि उन्हें पिकनिक पे जाना है, लेकिन वो पिकनिक की स्पॉट चूज नहीं कर पाते। इसके लिए वो चाहते हैं कि बच्चों से एक बार आइडिया ले, लेकिन ये आइडिया सिर्फ वो दो बच्चे दे सकते हैं जिनके पापा पॉलिटिशियन या बहुत रिच हैं। यानी कि वो दो बच्चे जिनके पास पावर है वही क्या कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पिकनिक कहाँ पे जाना है। वो डिसाइड करके मैनेजमेंट को बताते हैं एंड मैनेजमेंट वो स्पॉट फिक्स कर देती है। अब जब बात आती है फंडिंग की, तो फंडिंग में जितने भी सारे बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उन सारे ही बच्चों को बराबर बराबर शेयर देना पड़ता है, बराबर बराबर पैसा फंड करना होता है। एंड ये चीज दिखाती है कि कैसे कोई अनफेयर और फेयर तरीका होता है किसी चीज को करने का। अब देखो यहाँ पर जो आपने वो दो बच्चे देखे जिनके पापा बहुत अमीर हैं या फिर बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो दुनिया के आप टॉप पावरफुल कंट्री समझ सकते हैं, और जो बच्चे स्कूल के अंदर हैं वो बाकी दुनिया के छोटे छोटे देश हैं। आज भी दुनिया में यही हो रहा है कि जो पावरफुल मुट्ठी भर देश हैं वो पूरे दुनिया के इकोनॉमी को, पूरे दुनिया के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उनके डिसीजन की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से दुनिया उस चीज को कर रही है जो कि गलत है। और ये ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो सकता है, इसे कैसे बदला जा सकता है, इसी चीज के बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे दुनिया के अंदर है, और उन जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर ग्लोबल ऑर्डर का सही होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं इस टॉपिक के साथ आपको अच्छे से कनेक्ट करूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप समझो कि करंट सिनेरियो क्या है जब आप बात करते हो ग्लोबल ऑर्डर की। जब भी आप बात करोगे ग्लोबल ऑर्डर की तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा सर यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब भी आप बात करोगे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की या फिर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की तो क्या दिमाग में आएगा? यही आता है ना कि हाँ हमारे पास यूएन है, हमारे पास आईएमएफ है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, हमारे पास डब्ल्यूटीओ है। ये वो बॉडी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में से कुछ मुट्ठी भर देश थे जो पावरफुल थे, और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ताकि वो दुनिया के अंदर शांति और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। लेकिन आज के टाइम पर चाहे आप यूनाइटेड नेशन को ले लो, चाहे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ले लो, वर्ल्ड बैंक को ले लो या फिर डब्ल्यूटीओ को ले लो, ये दुनिया के अंदर शांति और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही चीज़ों को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए फेल हो चुकी है कि वो काम नहीं करके दे पा रही। ऐसा हो क्यों रहा है इस चीज़ को भी समझेंगे, लेकिन इसका रीज़न जो मेन है ना वो ये है कि आज जो दुनिया है ना वो बदल चुकी है 1945 के हिसाब से। अगर आप 1945 को बेस लेके देखो तो उस समय पर जो कानून बनाए गए थे, जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिस चीज़ को सोच करके ये यूएन, डब्ल्यूटीओ या फिर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे, वो चीज़ें, वो पॉलिसी आज के टाइम पर उतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आपको पता लगेगा कि लोगों की इकोनॉमी यानी कि अलग अलग कंट्री की अब वो इकोनॉमिक स्थिति नहीं रही जो पहले थी। इकोनॉमिक स्थिति लोगों की बढ़ चुकी है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो हो चुकी है। बेस्ट एग्जांपल आप इंडिया का ले सकते हो। इसके अलावा डेमोग्राफिक शिफ्ट हो चुका है। पहले लोग कम हुआ करते थे, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1945 में कम थी, लेकिन आज वो दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री के अंदर आते हैं जब बात करते हैं पॉपुलेशन की।
एग्जाम्पल इंडिया का ले सकते हो, ब्राज़ील का ले सकते हो, साउथ अफ्रीका का ले सकते हो, जिनकी पॉपुलेशन कम थी 1945 में, कि इनकी इकोनॉमी कम थी, लेकिन आज ये सारी इकोनॉमी वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज ये सारी कंट्री क्या हो चुकी है, पीक कर चुकी हैं। लेकिन इन कंट्री का उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न जिसके वजह से एक फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा ये जो हमारे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनाए गए थे, इनका मोटिव था, वो था पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये जब चीज़ें बनाई गई थी 1945 में, तब लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पता था, पेंडेमिक महामारी जैसे कोविड-19 वगैरह हो गए, इनके बारे में नहीं आइडिया था, डिजिटल गवर्नेंस के बारे में नहीं आइडिया था। एंड जब ये चीज़ें धीरे धीरे मॉडर्न एरा के अंदर आई, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के पास, इन ग्लोबल ऑर्डर के पास, लाइक IMF हो गया, WHO हो गया, या फिर बोल सकते हो IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास इन चीज़ों को कर्व करने के लिए, इन चीज़ों को बेटर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सो दैट्स वाई आज के टाइम पर ना तो ये पीस मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ही किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करा पा रहे हैं। तो यह है हमारा करंट सिनेरियो, करंट एस्पेक्ट जो कि हम बात करते हैं इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बस इतना तुम्हें बताया कि हमारे जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जो कि डेवलप करे गए 1945 के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो है WTO, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF एंड UN। लेकिन इनका मोटिव ये था कि ये दुनिया के अंदर शांति और इकोनॉमिक ग्रोथ को लाएंगे, जो कि ला नहीं पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है अलग अलग कंट्री की, वो बदल रही है, दुनिया के अंदर डेमोग्राफिक पावर बदल रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस एंड पेंडेमिक जैसी जो प्रॉब्लम थी, उनका कुछ आइडिया ही नहीं था इन ऑर्गेनाइजेशन को, इनकी पॉलिसी में ये कभी था ही नहीं, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें ना तो पहले जैसे हो पा रही हैं, ना ही ये चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं। तो ये था हमारा करंट सिनेरियो जब हम बात करते हैं ग्लोबल ऑर्डर की। अब देखो, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर अभी जो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है दुनिया के अंदर, वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो होता है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। देखो, दुनिया के अंदर अगर आप कंपैरिजन करोगे 1945 से और अभी तक की, तो देखो 1945 से आप 2026 का कंपैरिजन करोगे, तो अब दुनिया में क्या हो गया है, बहुत ही कंट्री ऐसी हैं जिनकी पहले इकोनॉमी काफ़ी कम थी, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई है। बेस्ट एग्जांपल अगेन मैं बोलूँगा, इंडिया का देखिए ना। इंडिया क्या है कि आज दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 1945 में वो इतनी बड़ी नहीं थी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही और भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर एंड लैटिन अमेरिका के अंदर, जो कि ट्रेडिशनल पावर जो हैं, जैसे कि USA हो गया, जो कि USA हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, रशिया हो गया, जो ग्लोबल पावर हुआ करती थी, ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर उनके पास हुआ करता था, जिनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था, उनको कहीं ना कहीं अब चैलेंज कर रही है कि भाई देखो, तुम्हारे पास इकोनॉमी अच्छी थी तो तुम ग्लोबल लीडर थे, तुम दुनिया को लीड कर रहे थे। आज हमारी इकोनॉमी अच्छी है तो अब तुम नहीं दुनिया को लीड करोगे, बल्कि अब दुनिया को हम लीड करेंगे। तो ये पहला ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के बेसिस पर आता है। ये पॉइंट समझ में आया ना? ये पॉइंट कह रहा है कि दुनिया के अंदर देखोगे तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके ये वो बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि हमें देखने को मिली है। पहले मान लो अमेरिका का अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा था तो अमेरिका ग्लोबल लीडर था। मान लो पहले यूरोपियन कंट्री का जो इकोनॉमी था वो अच्छा था तो वो दुनिया के लीडर थे। अब हमारी इकोनॉमी अच्छी हुई है तो हमें दुनिया का लीडर बनना चाहिए ना। अब तुम्हारी इकोनॉमी खराब हुई तो तुम बाहर जाओ, तुम मत करो यहाँ पर लीडरशिप। तो ये एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं निकल के आती है। फिर आती है डेमोग्राफिक शिफ्ट। अब देखो, डेमोग्राफिक शिफ्ट ये क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि देखो भैया, पहले पॉपुलेशन हमारी कम थी, बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो इंडिया का। इंडिया की पॉपुलेशन 1945 में क्या थी? बहुत कम थी। लेकिन एज पर 2026 अगर आप देखोगे तो 2026 में क्या हो चुके हैं हम? दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री हम हो चुके हैं। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगर कोई है वो है हमारी इंडिया। इसके अलावा आप ब्राज़ील की पॉपुलेशन देख लो। ब्राज़ील की पॉपुलेशन 1945 में बहुत कम थी, आज उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन देख लो, उनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम थी और भारत के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं है तो वो साउथ अफ्रीका में है। तो दैट इज़ द कंडीशन कि कह रहा है कि भैया जो हमारी डेमोग्राफिक वैल्यू है ना, डेमोग्राफिक शिफ्ट है, वो देखने को मिल रहा है। पहले पॉपुलेशन आपकी थी,
आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन थी तो आप दुनिया के लीडर थे, आप रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे और हम फॉलो करते थे। बट नाउ अभी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो दुनिया के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कानून, हम चीज़ें करेंगे ताकि दुनिया के लीडर हम बने रह सकें। तो यही आपको पता लगेगा कि पॉपुलेशन सेंटर जो है ना वो अभी शिफ्ट हो चुके हैं। डेवलपिंग कंट्री जितनी भी हैं वो अब आजकल के जो मेजॉरिटी पॉपुलस एरिया है उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये डेवलपिंग कंट्री अभी भी जो वर्ल्ड की पावर मेकिंग का है ना उसके अंदर नहीं आती, डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं आती, जो कि आनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है शेयर्ड क्राइसिस। अब ये शेयर्ड क्राइसिस क्या कहता है? अब शेयर्ड क्राइसिस क्या है? देखो पहले क्या होता था ना कि दुनिया के किसी एक देश में प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ उसी के देश में प्रॉब्लम है, दूसरे दुनिया के किसी अलग देश के अंदर वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आपको खांसी है, ठीक है, तो वो खांसी आपको है ना, अब आपके शहर में कोई इंसान रह रहा है तो आपकी खांसी से उसको प्रॉब्लम तो होगा नहीं। लेकिन जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता रहा, व्यापार बढ़ते रहे, उनके इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ते रहे, तो आज ऐसा सिनेरियो है कि अगर एक देश के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं तो उससे दूसरे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो ईरान इजराइल के वॉर को। अगर ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, वेस्ट एशिया में वॉर हो रहा है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो ऑयल की सप्लाई है वो रोक दी गई है। कल को हो सकता है कि भारत के अंदर ऑयल की कीमतें बढ़ जाए। सेम ऐसे ही जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ तो यूरोपियन कंट्री के अंदर जो गैस के दाम थे वो बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है ना दूसरे कंट्री के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर, वो अलग तरीके से है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर शेयर्ड क्राइसिस का यही है कि अगर एक कंट्री के अंदर क्राइसिस देखने को मिलता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, पेंडेमिक की वजह से हो, डिजिटल गवर्नेंस की वजह से हो, तो इसके वजह से अब बॉर्डर के पार भी, मतलब एक देश के अलावा दूसरे देश में भी उसके कहीं ना कहीं अफेक्ट देखने को मिलेगा और दूसरी भी कंट्री उसके वजह से प्रभावित होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी डिसीजन हो तो ऐसा ना हो कि आप एक कंट्री को शामिल करो, बल्कि पूरे के पूरे ग्लोब पे जो कंट्री है उनको लेके जाओ, उनको पास बैठाओ एंड देन डिसाइड करो, ताकि दूसरे का भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन है। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, कि देखो भैया इकोनॉमी बड़ी है, पहले इकोनॉमी कुछ और थी, अब देशों की इकोनॉमी कुछ और है, तो आप उनको क्या करोगे, लीडरशिप रोल का हिस्सा बनाओगे। फिर आता है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट, यानी कि भैया पॉपुलेशन पहले कुछ और थी, अब पॉपुलेशन कुछ और है, और जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होल्ड करता है वही क्या होता है, अगर आप देखोगे जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार में जाता है। तो भैया आज हमारे पास लोग हैं, वोट हमारे पास ज्यादा है, तो हमें क्यों नहीं परमानेंट सीट दे रहे हो। यूएन के अंदर नहीं मिला ना इंडिया को सीट, जबकि मिलना चाहिए। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द चैलेंजेस जो कि दुनिया के सामने है। फिर आते हैं शेयर्ड क्राइसिस, जो कि आप समझ ही गए होंगे। अब हम आते हैं इंडिया का विजन क्या है, इस फेयर एंड ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन से इंडिया का क्या विजन है ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। देखो इंडिया का विजन है ना कि भाई देखो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, तो हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना ग्लोबल वर्ल्ड में। हम कोई डिसीजन लें तो भाई उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि मान लो जैसे यूएन में क्या है, अभी इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है, उनके पास, इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर है। तो कल को इंडिया कोई नया कानून लेकर के आती है और वो यूएन में जाता है, अब वीटो पावर के थ्रू क्या करेगा, चाइना उसको खत्म कर देगा, बोलेगा हटाओ यार ये कानून वानून नहीं पास होगा। तो वीटो पावर क्या है, यही तो है। अब इंडिया कह रहा है भाई हमें तो दो वो पावर, हमें तो बनाओ परमानेंट मेंबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़े लोग हमारे यहाँ रहते हैं, बड़े लोगों का मतलब जनसंख्या हमारे यहाँ रहती है। तो दैट इज द थिंग दैट इंडिया वांट फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्डर। अब यहाँ आपको क्या पता लगेगा, पता लगेगा कि दुनिया के अंदर जो भारत की डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी और सबसे तेज ग्रो होने वाली इकोनॉमी भी है। इसलिए ये एडवोकेट करती है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनमें रिफॉर्म होना चाहिए, भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ताकि हम भी लोगों के लिए अलग अलग देशों के लिए अच्छे कानून बना सकें और इन बॉडी का फायदा दूसरे देशों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर मिलती है। सो भारत का विजन है, भारत क्या चाहता है इस ग्लोबल बॉर्डर से। फिर आता है 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशन। अब देखो भारत का ये भी मानना है कि जितने भी ये इंस्टीट्यूशन बने हैं ना, चाहे आपके आईएमएफ हो जाए, चाहे आपका यूएनएससी हो जाए, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो जाए,
जितने भी आपके ग्लोबल ऑर्डर बने हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बने हैं, ये सारे तब बने थे जब क्या हुआ था, 1945 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। अब उस टाइम से इस टाइम तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर आज देखोगे तो आज हमारे पास डिजिटल गवर्नेंस है, आज हमारे पास प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है, आज हमारे पास प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की है ना, पेंडेमिक की प्रॉब्लम है। उस समय पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो भारत का ये चाहता है कि जो भी ये चीज़ें बनी है ना, जहाँ पे पहले से ही जो पावरफुल कंट्री थी उनका दबदबा था, उनका रुतबा था इन इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनको ट्रांसपेरेंट करो, उन चीज़ों को डेमोक्रेटिक वे पे बांट दो, उनको ट्रांसपेरेंट कर दो। और यहाँ पर जो भी हैरार्की पहले हुआ करती थी ना इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि भैया आप जैसे 1945 के टाइम पर क्या था कि यूएस पावरफुल था, रशिया पावरफुल था, यूरोपियन कंट्री पावरफुल थी, तो उनका डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या था, हैरार्की था, उनकी बातें सुनी जाती थी। और ये आज भी चलता है। इवन आज भी अगर आप यूएन में जाओगे ना, तो जो अमेरिका बोलता है वही होता है, जो कि नहीं होना चाहिए ना। अब उनके पास वो पावर नहीं रही, क्यों? क्योंकि अब ग्लोबल वर्ल्ड जो है, पूरा का पूरा दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गया है। भारत के पास भी अपनी पावर है, हम दुनिया के सबसे बड़ी पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आते हैं। ब्राजील के पास पावर है, साउथ अफ्रीका के पास पावर है, चाइना के पास पावर है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, यूरोपियन कंट्री के पास है। तो अब ये डिसीजन मेकिंग के अंदर आप केवल कुछ हायरार्की के बेसिस पर 2-3 कंट्री को कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये हमारे इंडिया का यहाँ पर विजन है, या फिर इसके अंदर इंडिया रिफॉर्म चाहती है। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या पता लगता है कि भारत सपोर्ट करता है एसडीजी को। भारत कहता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, इनको अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए, फेयर तरीके से। इसके अंदर वो कहता है कि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है ना, जो आप पैसे वैसे बांट रहे हो, आप थोड़ा अच्छे से बांटो। होता क्या है, पहले या अभी आप देखोगे ना, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, समझ जाओगे। जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों ने एक बहुत पुरानी बोल सकते हो कि क्रिकेट की टीम है या फिर फुटबॉल की टीम है, उसके वो मेंबर है 5 लोग। अब उन 5 लोगों में से 2 जो मेंबर है ना, वो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी सीनियर हैं। तो अब जो भी पैसा वगैरह आता है ना कि उस फुटबॉल क्लब के लिए खर्च करने के लिए, वो 5 लोग क्या करते हैं, उन 5 लोगों में से वो जो 2 लोग जो पुराने प्लेयर हैं, वो सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं, नए किट, नए जूते या जो भी खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं। बाकी के जो 3 मेंबर बचे ना, उनके पास पैसे ही नहीं जाते। जब उनके पास पैसे नहीं जाएंगे तो वो अपने आप को अपडेट कैसे करेंगे, अपग्रेड कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। भारत भी यही कहता है कि भैया जो भी ये एलोकेशन आप कर रहे हो ना रिसोर्सेज का, थोड़ा सोच समझ के अच्छे से करो। जो कंट्री पुअरर है उनको भी पैसे दो, ताकि वो भी खुद को अपग्रेड कर पाए। तो ये भारत का कहीं ना कहीं गोल है, रिफॉर्म है। तो इंडिया का विजन क्या है इस रिफॉर्म के लिए? तो मैंने सबसे पहले बताया कि भारत अपनी प्रेजेंटेशन चाहता है, पार्टिसिपेशन चाहता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। दूसरा ये है कि वो चाहता है कि जो हायरार्की है ना, वो खत्म हो जाए, जो भी हमारे 21st सेंचुरी के इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनके ऊपर काम किया जाए, जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन अच्छे से किया जाए, ताकि सभी को प्रॉपर पैसे मिल सके और सभी उस पैसे का यूज अच्छे तरीके से कर पाए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर टू द फेयरनेस, यानी कि ग्लोबल ऑर्डर को फेयर रखने में कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, यानी कि पावर का कंसंट्रेशन। वही है अभी जो फुटबॉल वाला एग्जांपल देके आ रहा हूं ना, उससे समझना। अभी यहाँ पर क्या है कि जो पोस्ट वॉर जो हायरार्की थी ना, उस हायरार्की के वजह से अभी क्या हुआ, जैसे मान लो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो उस हायरार्की के बाद अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 में किसकी प्रेजेंस थी, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग क्लियर कर सके कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो, मैंने ये बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया की, इसके अलावा अमेरिका की, यूरोपियन कंट्री की, इनकी पावर थी काफ़ी ज़्यादा। तो इनकी बात जो है ना वो सुनी जाती थी। तो जो पावर था ना, पावर का ग्रुप था, वो इनके पास ही कंसंट्रेट था। तो अभी ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो हमारा बोल सकते हो फेयरनेस में बैरियर है वो यही है कि पावर का कंसंट्रेशन अभी भी इनके पास है। जो भी इनके परमानेंट मेंबर है, जैसे कि वीटो पावर्स वगैरह हो गए, वो अभी भी यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो उस टाइम पर पावरफुल थे उनको वीटो पावर दे दिया गया और उनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और दूसरे जितने भी कंट्री हैं उनकी पावर को लिमिट कर दिया गया और उनकी पावर को इनके वीटो पावर के द्वारा इन्फ्लुएंस भी किया जाता है जब भी कोई इकोनॉमी या फिर क्रिटिकल डिसीजन आता है इन द सिक्योरिटी, ट्रेड एंड क्लाइमेट एक्शन में। ठीक है ना, जैसे मान लो भारत कोई लेके गया, भारत अभी यूएन का परमानेंट मेंबर है नहीं, तो भारत कोई लेके गया मान लो सिक्योरिटी के रिलेटेड टॉक हो गया या फिर ट्रेड के रिलेटेड,
जैसे वो यूएन में पहुंचेगा ना, वीटो पावर जिसके पास है, क्या कट कट कट, इसको कट करो यार, हम नहीं बात करेंगे इस पे, और वो उसका वीटो है तो हमें करना ही पड़ेगा, उस पर नहीं बात करेंगे हम। तो इस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके अपने प्रॉब्लम है उन पे बात नहीं हो पाती, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कुछ कंट्री के पास है, जो कि हटाना चाहिए, मतलब इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर किसी के भी हिसाब से। और सबसे बड़ा बैरियर जो है वो यही है। फिर आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या है? देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में हमें पता लगता है ना कि जो आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आज भी उन्हीं कंट्री को फेवर करते हैं जो उस टाइम पर, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, यानी कि जब ये संस्था बनी थी उस टाइम पर वो इकोनॉमी में डोमिनेट कर रहे थे। तो जो इकोनॉमिक डोमिनेंट कंट्रीज है ना, ये उन्हीं की बात सुनते हैं, चाहे वो वोटिंग राइट हो गया, कोटा सिस्टम हो गया एंड डिसीजन मेकिंग हो गया। ये कहीं ना कहीं इनकी पावर को, इनकी जो प्रेजेंस है उनके द्वारा बाकियों की पावर एंड प्रेजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके वजह से आप देखोगे तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये हमारा एक दूसरा रीजन बनता है जिसके वजह से हमें बैरियर्स देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से ग्लोबल ऑर्डर में फेयरनेस नहीं आ पाती है। फिर आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है? जैसे मान लो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हर एक दुनिया में देश जो है ना, वो किसी दूसरे देश के साथ क्या है, कंपीट कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो 5 लोग हैं, उन्हीं 5 फुटबॉल प्लेयर का हम एग्जांपल लेते हैं। 5 फुटबॉल प्लेयर है, उन 5 फुटबॉल प्लेयर में मान लो 2 प्लेयर के पास ना पूरा का पूरा बजट है, तो वो क्या करते हैं, अपने पे खर्च करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बाकी 3 के बारे में सोचते ही नहीं। तो ये एग्जांपल किसका होगा? कंसंट्रेशन ऑफ पावर का। फिर आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का क्या है कि मान लो पैसा आया भी, अब उस पैसे को खर्च करना है, तो जो 2 पावरफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने पे ज्यादा खर्चा कर लिया, और जो बचे हुए 3 लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया। तो इसके वजह से जो डेवलप्ड थे वो तो डेवलप्ड हो ही गए, वो जिनके पास अच्छे किट थे, अच्छे मैदान थे, उनके पास तो वो है ही। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा आया, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन आप कैसे समझोगे? उसी एग्जांपल से आप समझो कि 5 लोग, यानी कि 5 फुटबॉल टीमें आई जिनका मैच होना है। अब 2 फुटबॉल टीमें ऐसी हैं जो कि लीडर है, मतलब वो ही, उनको ही देखने के लिए ज्यादा लोग आए हैं, ठीक है। लेकिन अब उन दोनों फुटबॉल प्लेयर के बीच में हो रही है लड़ाई, जिसकी वजह से मैच ही नहीं हो पा रहा। अब मैच डिले हो रहा है, तो बाकी के जो 3 प्लेयर हैं जिन्होंने साल भर तैयारी करी, साल भर कुछ ना कुछ अच्छा किया, उनका भी नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो यही हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन है। ये कहता है कि जो नेशन है ना, वो अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से क्या कर रही है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कंपीट कर रही हैं, जिसके वजह से उनकी राइवलरी, जो मेजर पावर्स हैं, उनकी जो राइवलरी है वो दूसरे देशों के लिए, या जो भी हमारे अच्छे रिफॉर्म हो सकते थे इंटरनेशनल लेवल पर, उनके लिए वो क्या नहीं दे रहे, कंसेंसस नहीं दे रहे। जैसे मान लो यूएसए का रशिया के साथ, यूएसए का चाइना के साथ, ऐसे रशिया का यूक्रेन के साथ, ईरान का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। अब ग्लोबल ऑर्डर में सुधार कैसे करें? मान लो हमें ग्लोबल ऑर्डर में सुधार करनी है, ये दोनों देश एक साथ बैठेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, क्योंकि इनके आपस में लड़ाई चल रही है। तो जो चीजें हम कर सकते हैं, जो रिफॉर्म हम ग्लोबली कर सकते थे, वो इन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से नहीं हो पाते हैं, जो कि सबसे बड़ा बैरियर है अभी भी, जो इस फेयरनेस को नहीं होने दे रहा, और हमारा ग्लोबल ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आई होप के भी समझ में आया होगा। अब आते हैं थ्रेट टू द मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन। अब ये जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है ना, जो फेयर नहीं है, यानी कि फेयर ग्लोबल ऑर्डर का ना होना, ये हमारे मल्टी कॉर्पोरेशन के लिए कैसे बोल सकते हो कि दिक्कत दे सकता है, कैसे बहुत बड़ी चुनौती है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं ना कि अगर ग्लोबल ऑर्डर मान लो फेयर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहला होगा कि इरोजन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म का इरोजन हो जाएगा। मल्टीलैटरलिज्म का इरोजन कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो अगर पूरे दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ऑर्डर है वो फेयर नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा यूनिलैटरलिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया क्या करेगा, इंडिया कहेगा छोड़ो दुनिया को, भाड़ में गया, हम चाइना के साथ दोस्ती बनाते हैं, और इंडिया चाइना क्या करेगा, आपस में ट्रेड करेगा, दुनिया से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, यानी कि एक देश कई देशों के साथ व्यापार करता है, कई सारे देशों के साथ बिजनेस करता है, जिसके वजह से उनको रिलेशन भी बना के रखना पड़ता है अलग अलग देशों से, वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। तो यूनिलैटरलिज्म का राइज हो जाना, जिसके वजह से नेशनलिस्ट पॉलिसी जो है वो थ्रेटन हो जाएंगी, और जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लोग कोऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, जैसे WTO क्यों बनाया गया?
इसलिए बनाया गया ना, ताकि पूरी दुनिया आपस में जब ट्रेड करेगी तो एक दूसरे के साथ बैठ के यहाँ बात करेगी, तो दुनिया में शांति रहेगी, पीस रहेगी, और साथ में इकोनॉमी भी लोगों की बढ़ेगी। लेकिन मान लो अगर यूनिलैटरलिज्म हो गया, एक देश दूसरे देश के साथ कर रहा है और बाकी दुनिया को छोड़ दे रहा है, तो WTO की नीड पड़ी? नहीं पड़ी। तो जब WTO की नीड ही नहीं पड़ी, दुनिया में शांति रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकता है। इरोजन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं कि जो हमारा फेयर ग्लोबल ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा। फिर हम बात करते हैं इनएडेक्वेट रिस्पॉन्स कैपेसिटी। अब इसके अंदर क्या है, देखो, अगर आज आप देखोगे तो हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके अंदर स्लो फ्रेगमेंटेड एंड इनएडेक्वेट रिस्पॉन्डिंग क्षमता है। जैसे मान लो, अब एग्जांपल में लेता हूं, 1945 के अंदर क्या बना? UN बना। उसी टाइम पर हमारा WTO बना, IMF बना, वर्ल्ड बैंक वगैरह बने। अब उस टाइम पर डिजिटल फ्रॉड जैसी कोई चीज तो होती नहीं थी। उस टाइम तो पेंडेमिक जैसे कि कोविड-19 था, ये कुछ था नहीं। क्लाइमेट चेंज तो उस समय पर बात ही नहीं होता था। तो आज जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो ये जो हमारे आउटडेटेड यानी कि पुराने हो चुके संस्था हैं, ये क्या नहीं कर पाते, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनका मैकेनिज्म स्लो है, इनका बोल सकते हो कि जो बॉडी है वो फ्रेगमेंटेड है, बिखरी हुई है, जो कि इनएडेक्वेट है, असफिशिएंट हो जाती है। असफिशिएंट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसका हिंदी में, कुछ तो बोलते हैं, इनएडेक्वेट होता है। तो वो ध्यान रखना कि वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके वजह से हमें लगता है कि हाँ, फेयर ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, ताकि इनके पास सफिशिएंट टाइम हो, एक अच्छा बोल सकते हो ओके कनेक्शन हो, और चीज़ें फास्ट हो, ताकि दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ये क्या कर सके, उन्हें सॉल्व कर सके। फिर आता है डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट। अब देखो, डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट का मतलब क्या है। देखो, फेयर ग्लोबल ऑर्डर ना होने से ना आपको इम्पैक्ट जो पड़ेगा, जैसे मान लो अभी कोविड-19 आया, ठीक है, भारत ने तो अपनी मेडिसिन तैयार कर ली, अपना वैक्सीन तैयार कर लिया, और भारत ने अपने लोगों को ठीक कर लिया। लेकिन अगर मान लो यही मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ना होता, तो भारत ने जो अपने वैक्सीन बाहर के देशों में भेजे, वो क्या भेज पाता? नहीं भेज पाता। जब नहीं भेज पाता तो भारत के लोग तो स्वस्थ हो गए, लेकिन दूसरे दुनिया के लोग, दूसरे दुनिया के नहीं, दूसरे देश के लोग क्या होते? मर जाते ना भाई, खत्म हो जाते। ऐसे अमेरिका, मान लो आज उसको क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर शिफ्ट कर लिया, लेकिन दुनिया के और भी देश जो अभी भी पेट्रोल एंड डीजल, कार्बन, इन सभी चीज़ों के ऊपर अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, ये तो प्रभावित होंगे ना अगर क्लाइमेट चेंज से होगा तो यही कह रहा है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो फिर इवन नहीं हो, सभी के लिए अनइवन हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि वल्नरेबल नेशन फेस ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो वही है कि अगर ये मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट अनइक्वल होगा, डिसएप्रोप्रिएट होगा। किसी को इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा तो किसी को बिल्कुल ही कम, और किसी को पड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें अपने ग्लोबल ऑर्डर को फेयर रखने की नीड है, ताकि जो प्रॉब्लम है, जिनका सोल्यूशन हमें निकालना है, वो सब एक साथ मिलकर के निकाले, ताकि किसी को ज़्यादा फायदा भी ना हो और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेट है जो कि हम बात करते हैं कि अगर ग्लोबल फेयर ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। अब हम आगे आते हैं कि पाथ वे टू रिफॉर्म, यानी कि अगर हमें अपने इस ग्लोबल ऑर्डर को रिफॉर्म करना है तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या पता लगेगा कि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इसके अंदर जो परमानेंट सीट है ना, जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए भारत काफ़ी बात करता है, हमारे पास होती भी, बट आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने वो चीज़ किसको दिला दी, वो दिला दी चाइना को। खैर वो तो बात की बात है। तो अब ये जो परमानेंट सीट है ना, इसके अंदर जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, भाई इनको दो ना वो चीज़, इनको क्यों नहीं बना रहे परमानेंट मेंबर। तो पहले तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करो, जो भी यूएन की परमानेंट सीट है उसके अंदर जितने भी इमर्जिंग पावर्स हैं उनको आप ऐड करो। आप IMF और वर्ल्ड बैंक के कोटा को रिवाइज करो। आप WTO और ये जो गवर्नेंस वगैरह हैं, इनके जो फेयर ट्रेड डील हैं, जो डिस्प्यूट आ रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा रिसोल्यूशन इसका लेकर के आओ, इनको फेयर तरीके से डील करो, ताकि दुनिया को आप पे भरोसा हो और इक्वालिटी आ सके इन बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है इंक्लूसिव डायलॉग। इंक्लूसिव डायलॉग का मतलब क्या है कि जब भी आप रूल बनाने बैठो ना, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप 4-5 कंट्री मिलके ही रूल बना लो। भाई और भी कंट्री हैं, जैसे इंडिया है, जैसे हमारा साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, उनको भी तो बैठाओ अपने साथ। तो जब भी आप कोई डायलॉग करते हो, कोई रूल बनाते हो, तो उस डायलॉग के अंदर जो भी हमारे बोल सकते हो कि कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को पार्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे डायलॉग वगैरह होते हैं, जो भी हमारी डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन है,
जितने भी हमारे रीजनल समिट्स, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी डायलॉग्स के अंदर हमें अपने छोटे देशों को भी क्या करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म पे जो कि हमें दुनिया के अंदर लाना चाहिए, वो है इकोनॉमिक इक्विटी। अब देखो इकोनॉमिक इक्विटी में क्या है कि जैसे मान लो जब सरकार या फिर कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी है ना, वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर रही है, डेब्ट रिलीफ कर रही है, तो वो प्रायोरिटाइज करे उन कंट्री को जिनकी ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो खराब है। जैसे मान लो एक पुअर कंट्री है जिसकी इकोनॉमी खराब है एंड उसने कोई कर्जा ले रखा है IMF वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से, तो उसके जो डेब्ट है ना उसमें थोड़ा सा रिलीफ दे दो ना। अगर रिलीफ नहीं दोगे तो भैया वो तो कर्जा भरता हुआ रह जाएगा, और जब कर्ज भरेगा भरेगा तो उसकी डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। आप जब भी बोल सकते हो कि पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो विद इन द कंट्री, तो आपको क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह के लिए उन कंट्री को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना चाहिए जो पुअर है, जिनके पास पैसे नहीं है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि फेयर एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जिससे कि हर एक कंट्री के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, जब हम फाइनेंसिंग की बात करें, जब टेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर जब हम ट्रेड की बात करें। तो इस तरीके के रिफॉर्म ला करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्लोबल ऑर्डर को और भी अच्छा कर सकते हैं। अब आता है कि स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल नॉर्म्स। अब देखो ये भी पाथवे ही है, मतलब और हम कैसे कर सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर को अच्छा, तो उसके और भी रास्ते हैं। पहला क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में क्या है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट ने क्या कहा, पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि जो बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लेनी चाहिए, यानी कि जो देश ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उन डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए डेवलपिंग कंट्री के अंदर या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, कि उनकी कार्बन जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको और भी ज़्यादा न्यूट्रलाइज किया जा सके और उनके क्लाइमेट को हम और भी ज़्यादा फाइनेंस करना चाहिए। तो इस तरीके के आप स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम लेकर के आ सकते हो, ग्लोबल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस इन्वायरमेंट का, इस क्लाइमेट का यूज करके पैसा कमा लिया, अब क्लाइमेट खराब हो रहा है तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस क्लाइमेट को ठीक करने के लिए आगे आए और ज्यादा बजट दें। ठीक है ना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैंने पढ़ा रखा है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कहा जाता है कि भाई हमें $1 बिलियन से भी ज्यादा की नीड है, लेकिन जो हमें फंडिंग मिल रही है वो कम है, तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनको फंडिंग देनी चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पर भी बात करी गई है। फिर आता है सिक्योरिटी कॉपरेशन। सिक्योरिटी कॉपरेशन में क्या है कि कोई भी पेंडेमिक आती है, कोई भी साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज वगैरह होती है, इसके अंदर मल्टीलैटरल अप्रोच की नीड है, जिसके वजह से ट्रांसपेरेंसी आएगी और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि टाइम रहते हम कहीं पर भी किसी भी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल ऑर्डर फेयर रहेगा और इसका फायदा सभी देशों को मिलेगा। फिर आते हैं डिजिटल गवर्नेंस। देखो डिजिटल गवर्नेंस में क्या है कि हमें जितने भी कंट्री है ना उन कंट्री को अपना AI, डाटा शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेशन के बेनिफिट हर एक कंट्री को देना चाहिए, ताकि जो कंट्री बेसिकली मान लो अच्छा नहीं कर रही है, रिसर्च में अच्छा नहीं है, जो थोड़ी गरीब कंट्री है, उन कंट्री के पास भी ये टेक्नोलॉजी हो, ये ट्रांसपेरेंसी के थ्रू उन चीज़ों का वो यूज कर पाए एंड उनके यूज करके वो फर्दर अपने आप को डेवलप कर पाए। फिर आता है शेयर्ड वैल्यूज। देखो जो ह्यूमन राइट है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखें। कब, जब हम कोई नया कानून बनाए तब। तो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है उस फॉर्मुलेशन के टाइम पर हम ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का अगर ध्यान रखेंगे तो बाय अडॉप्टिंग दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हम अपने इस ग्लोबल ऑर्डर को फेयर और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अब प्रैक्टिकल नेसेसिटी, यानी कि इस टाइम पर जो सबसे बड़ी जरूरत है ना वो क्या है। यहां पर आती है इंटरकनेक्टेड रियलिटी। देखो इंटरकनेक्टेड रियलिटी क्या है, देखो आज इस टाइम पर इंटरकनेक्टेड रियलिटी यही है कि अगर आप ये चाहो ना कि मैं दूसरे दुनिया के फायदे से या दूसरे दुनिया के फायदा या नुकसान से मेरा क्या नुकसान या फायदा होने वाला है, तो ये गलत है। क्योंकि मैं अभी बता के आ रहा हूं कि अगर मान लो अटैक होता है ईरान के ऊपर और ईरान को नुकसान होता है तो उसके वजह से दुनिया को नुकसान होगा। भारत के अंदर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी। तो यही कह रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है ना वो अब कोई आइडिया नहीं रह गया है, बल्कि नेसेसिटी रह गई है, क्योंकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जहां पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक किसी को नुकसान होता है तो दूसरे को भी नुकसान होगा ही होगा। तो ये हमारी सबसे नेसेसिटी है कि हम जो अपनी इंटरकनेक्टेड रियलिटी है इसको समझें और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और हर किसी को फायदा पहुंचाएं, ताकि अगर दूसरे को फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा ही होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है ब्रेकिंग हिस्ट्री हायरार्की। अभी हम देख के हुए आ रहे हैं, ऊपर क्या देख के आ रहे हैं, अच्छा ये सजेशंस वगैरह हैं जो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि हम हायरार्की देख के आ रहे हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर
अदर ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनके अंदर अभी भी वही लोग पावरफुल हैं जो 1945 के टाइम पर पावरफुल थे। तो उस हायरार्की को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और हम उन लोगों को प्रमोट कर सकते हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी है। तो अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री को ला करके आप लीडरशिप रोल का हिस्सा बनाओ। फिर आती है इमर्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इंडिया जिसकी इकोनॉमी जो है वो इतने अच्छे से इमर्ज हो रही है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए इंडिया को, चाहे कि वो एक बोल सकते हो कि गवर्नेंस के अंदर कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे पॉलिसी बना सकती है। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लीडरशिप रोल के अंदर जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है उनको हमें क्या करनी चाहिए, पार्ट देना चाहिए, ताकि वो जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, ग्रोइंग इकोनॉमीज है, वो अपने लिए या पूरी दुनिया के लिए कानून जो है वो बना पाए। तो ये हमारी कुछ नेसेसिटी है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो कंक्लूजन में आप पढ़ लेना, कंक्लूजन में बस इतना ही बताऊंगा कि देखो जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन दोनों के बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो जाहिर सी बात है वो पावरफुल ही होना चाहिए, और जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो किसी एक पावरफुल पर्सन को भी नहीं दोगे। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो पावरफुल लोगों को देनी है, और जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सब में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो दैट कैन बी अ थिंग जिसको हम कर सकते हैं टू मेंटेन द फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर। अब यहाँ पर यही है कि ट्रूली फेयर ग्लोबल ऑर्डर जो है ना, ये बैलेंस है बिटवीन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर ग्रोथ और इक्वलिटी, सोवरेनिटी और कोऑपरेशन इंश्योर करते हैं पीस, प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल द नेशन। अब यहाँ पर सभी को पता है ये चीज़, और ये मैं बता के आ रहा हूँ कि 21st सेंचुरी में क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उन प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं, वही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस को हमें रिफॉर्म करने की नीड है, प्रमोट करने की नीड है, इंक्लूसिविटी को, हमें मल्टीलेटरिज्म को स्ट्रेंथन करना है, एड्रेस करना है शेयर्ड चैलेंजेस को। तो इन सभी चीज़ों को करके कहीं ना कहीं हम एक फेयर एंड अच्छा ग्लोबल ऑर्डर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग जो कि हमने पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना। अगर कहीं टॉपिक पूछा गया ग्लोबल ऑर्डर से या फिर कुछ भी चीज़ से, तो ये आपकी वन सिंगल क्लास कैन डेफिनेटली टर्न योर ऑल मार्क्स इन दिस ऐसे, ठीक है ना। तो इस ऐसे के अंदर अगर मान लो कोई भी ग्लोबल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना अगर आपने क्लास देखा है ना, देन डेफिनेटली यू कैन राइट अ गुड ऐसे इन योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को एज यूजुअल जय हिंद।